अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। अलकादिर ट्रस्ट केस की अगर बात करें तो 190 मिलियन पाउंड्स का जो ये केस है, जिसमें 2019 और 20 के दौरान अगर जो डेवलपमेंट्स हुई तो तब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा थे उनकी तरफ से एक्यूज़ किया गया कि तकरीबन 5 अरब रुपए का फ़ायदा एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खान साहब को और जो बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से एक्यूजेशंस थी उनको पहुंचा। इस केस की समाअत के हवाले से जो फ़ैसला महफूज किया गया वो 18 दिसंबर 2024 को महफूज होता है और उसके बाद आज तीसरी मरतबा ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया और इस फ़ैसले को सुनाने के हवाले से एक और तारीख़ मुकर्रर कर दी गई, यानी कि 17 जनवरी की। पहली मरतबा कोई वजह सामने नहीं आई, दूसरी मरतबा ये कहा गया कि जज साहब छुट्टियों पर चले गए और आज की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ये थी, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ़ैसला सामने आ जाएगा, लेकिन वो इसीलिए सामने नहीं आया कि अदालत इंतज़ार करती रही खान साहब के आने का, लेकिन वो नहीं आ सके। इसीलिए एक और तारीख़ अब सामने आ चुकी है और इस पर तहरीक इंसाफ के अगर मौक़िफ़ की बात की जाए तो सलमान राजा साहब हों या दीगर रहनुमा हों, वो यही समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए ये किया जा रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हम हुकूमत से कोई बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए इस केस को एज अ बारगेनिंग चिप इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस कंट्रोवर्सी के अलावा अगर बात की जाए तो इसमें मुज़ाकरात का जो बयानिया था उस पर भी एक डेवलपमेंट हुई ओवर द वीकेंड। इतवार के रोज़ गंडापुर साहब की एक अहम मुलाकात करवाई गई खान साहब से और इसके बाद ये फ़ैसला ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि किया गया है कि जो रिटन डिमांड्स देने पर डेडलॉक बरकरार था उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अब की जाएगी। गालिबन कुछ एलिमेंट्स कन्विंस हो चुके हैं कि रिटन में डिमांड्स अब दे दी जाएं, लेकिन जो 2 नकात थे जिसमें 26 नवंबर को जो क्रैकडाउन किया गया तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके कारकुनान पे और 9 मई के हवाले से जो उनके असीरान हैं, इन दोनों के लिए जुडिशल कमीशन की जो तश्कील है यह भी टॉप मोस्ट एजेंडा रहेगा। तो इस सूरत हाल में क्या मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ सकता है और अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि इसमें सज़ा हो सकती है या इसको बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है, इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर ऑन अब्बास बख्त मौजूद हैं, इसके साथ साथ नून लीग से डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अफनान साहब, आपसे शुरू करूंगा। ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला है, अब ये मिस्टीरियसली तीसरी मरतबा आज इसमें डिले सामने आया है और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, अगर उनका मौक़िफ़ इस पर देखें तो वो ये कहते हैं कि हमारी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि ये तासुर जाए कारकुनान को, आवाम को, कि दरअसल कोई बात चल रही है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान और इसीलिए ये डिले सामने आ रहा है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माजी में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिसके अंदर फैसले महफूज हुए हैं और उसके बाद वो उनको सुनाया गया है बहुत देर बाद। मिसाल के तौर पे लाहौर मेट्रो वाला जो केस था, उसका फैसला महफूज होने के 1 साल से भी ज़्यादा बाद जो है वो उसका सुनाया गया था। तो ये जो डिले है ये ऐसा ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट केस है, तो उसके ऊपर जज ने ज़ाहिर अपना टाइम लेना है। तो जो आज का डिले है वो तो खैर जज वॉज रेडी टू गिव द वर्डिक्ट, तो खुद इमरान खान साहब जो है वो नहीं गए कमरा अदालत में और बुशरा बीबी भी वहाँ पे नहीं आई, तो ज़ाहिर है फिर उसने फैसला नहीं सुनाया। नहीं, बट ही इज नॉट अ फ्री मैन। वो बजाते खुद आपको लगता है कि नहीं गए? मतलब कि जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया वो तो यही दिया है कि जब तक बुशरा बीबी और मेरे वकला नहीं आएंगे मैं नहीं आऊँगा। तो मेरा ख्याल है कि आप उसके अंदर बैरक्स में किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आपने कहीं जाना है। अगर वो नहीं आना चाह रहे थे तो कमरा अदालत में वो नहीं आए, वरना तो वो आ जाते। और जहां तक बात है इनकी रेपुटेशन की, तो देखें बात यह है कि जो घड़ी वाला इशू था तोशा खाना का, वो भी सारे पाकिस्तान ने सुना। फिर जो है ये वाला इशू 190 मिलियन पाउंड 70 अरब रुपए है, मतलब ये एक इतना क्लियर केस है मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और करप्शन का कि मैं इससे ज़्यादा क्लियर केस जो है वो मैं मतलब कि इमेजिन नहीं कर सकता कि आपने एक बंद लिफाफे में कैबिनेट से अप्रूवल ली और उस अप्रूवल के वजह से जो बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तान का पैसा पकड़ा था करप्शन का, जिस बंदे का, उसी को आपने वापस लौटा दिया। तो इससे ज़्यादा मतलब कि क्लियर केस करप्शन का मैं नहीं समझ सकता कोई हो सकता है।
और साथ आपने फायदे के तौर के ऊपर 480 कनाल जमीन जो कि जीटी रोड के ऊपर है, और जो पिंडी में लोग रहते हैं वो बता सकते हैं कि वो बहुत महंगी जमीन है, तो वो आपने जो है वो ट्रस्ट बना के उसमें ले ली। तो अब अगर कोई ये कहता है कि जी ये करप्शन नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक ये अलाउ कर रहे हैं कि कोई अपनी बीवी के नाम पे ट्रस्ट बना के पैसे और जमीन ले सकता है। ठीक है, ठीक है। औन साहब, आपने सुना ये जो आज भी डिले हुआ है, इस पर अगर बजाते खुद खान साहब नहीं गए तो अब फैसला डिले हो गया है, तो इस पे हुकूमत पर एक्यूजेशन क्यों फिर? शाह जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए एक्सप्लेन करने का। पहले तो आज जो पहली दफा फैसला डिले नहीं हुआ, ये तीसरी दफा हुआ है। 23 दिसंबर, 6 जनवरी और 13 जनवरी, ये तीसरी दफा आज जज साहब ने डिले किया। क्या पिछली 2 दफा भी खान साहब और बुशरा आपा तशरीफ नहीं लाई थी? आज जब ये जज साहब सुबह 8:30 बजे तशरीफ लाए तो 11 बजे फैसला सुनाने का फैसला किया था, और ये सारी दुनिया को पता था 11 बजे। जज साहब 8:30 बजे तशरीफ लाए और 10:30 बजे ये कह के चले गए, क्योंकि खान साहब और अबरीशा भी, भाई आप तो अडियाला जेल में गए बैठे, खान साहब भी अडियाला जेल में, 11 बजे के टाइम है, तो 11 बजे मुलजिम जो आपके एक्यूज मुलजिम उसने पेश होना था, तो आप इंतजार कर लेते। तो आज चले खान साहब ने पिछली 2 दफा भी आप दौड़ गए, आज भी दौड़ गए, तो इट्स एन एक्सक्यूज। असल इशू जो है शाह जी वो ये है कि जिन्होंने इनको फैसला लिख के दिया है वो खुद कंफ्यूज है कि फैसला अभी सुनाना है कि नहीं सुनाना। एक इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर माउंट हो गया है समहाउ कि जनाब या आप इमरान खान साहब या जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर खान साहब पे जुल्म कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो इन्होंने एक वो नैरेटिव बिल्ड किया, जी हम पॉलिटिकली एंगेज कर रहे हैं। अगर आज ये फैसला सुना देते हैं जो कि बहुत ही फजूल किस्म का, जिस तरह इद्दत का केस था, निकाह का केस था, या तोशा खाना, ये भी उस तरह एक बड़ा एब्सर्ड सा केस है, तो इंटरनेशनली इनका नैरेटिव को नुकसान कि क्या पॉलिटिकली एंगेज कर लें, आपने जनाब उनको सजा सुना दी। और अगर ये खान साहब को स्पेयर कर देते हैं जो कि ऑब्वियसली बरियत का केस ही है, तो फिर अल्टीमेटली खान साहब को रखने का जवाब खत्म हो गया। अब 9 मई जैसे झूठे केस में तो आप रख नहीं सकते, तोशा खाना खत्म, निकाह का केस खत्म हो चुका, पीछे अब अल्टीमेटली आपके पास क्या रह गया? नहीं, बेसिकली जो कंफ्यूजन है कि ये मैं शायद एक थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं, शायद एक छोटी सी बात एक एक्सप्लेन कर। सो फैसला ना सुनाने के पीछे अब कंफ्यूजन है कि सुनाया जाए या ना सुनाया जाए। सुनाते हैं तो मरते और नहीं सुनाते तो मरते। तो जज को बहाना की जी बहाना कर लो। और मैं आपको ये भी कह दूं, अगली 17 जनवरी को जो आ रही है दोबारा तारीख, जज साहब उस दिन भी नहीं सुनाएंगे। ये फैसला ले जाएंगे फरवरी में, ताकि देख लें कि इंटरनेशनली इन पे कौन सा प्रेशर आता है। और अगर जैसे सेनेट ऑफ नानोला साहब फरमा रहे थे, अगर आप थोड़ी सी डिटेल देख लेना केस में क्या, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ लेता हूं। पहला सवाल यह है कि जो पैसे वापस वहां से आए गए थे, जिसके लिए सारा इतना बड़ा जो ड्रामा किया जा रहा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज तक मलिक रियाज साहब के ऊपर यह केस फाइल किया कि उनके पास कोई चोरी के पैसे थे जो पाकिस्तान नहीं आए? 2.5 साल से इनकी हुकूमत है, कोई क्लेम लॉन्च नहीं। दूसरा जो हमारा सवाल था, कैसे इसका जवाब किसके पास है? आपके पास है इसका जवाब कि ये पैसे बाहर कैसे? यही तो मैं यही सवाल पूछ, देखिए नहीं, असल इशू ये है कि एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके और मलिक रियाज के दरमियान सेटलमेंट हुई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो वहां पैसे पड़े हैं इसके तुम्हारे पास सोर्स नहीं है। जो भी उनका इशू था उन्होंने कहा हम इसको कॉन्फिडेंशियल रख देते। पाकिस्तान में जो पैसे भेजे गए वो इमरान खान साहब या बुशरा आपा के अकाउंट में नहीं आए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर 20 अरब कमाए। दूसरी बात है, और सवाल पाकिस्तान के अकाउंट में आए थे ना। शहजाद अकबर साहब ने सुप्रीम कोर्ट का बताया था, शहजाद अकबर साहब ने मीडिया को बताया था कि ये पैसे नहीं, शहजाद अकबर साहब ने मीडिया को बताया कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान के पास आएंगे, आए नहीं। और जब उनसे डिटेल मांगी गई, उन्होंने कहा हमारा एक प्राइवेसी बॉन्ड है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट मौजूद था शाहजी, उससे सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट मौजूद था कि उन्होंने कहा था कि इसकी डिटेल बताई जाए। तो पैसा गवर्नमेंट ने इस डर से कि क्या हमें कोई ना कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जमा करा दी कि हजूर किसके पास दिया। मेरा एक सवाल और है, अगर ये किसी क्राइम के नतीजे में, अगर मलिक रियाज साहब यहां से पैसे ले गए थे, तो 2.5 साल में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट रहेगी, काकड़ साहब रह गए, फिर शहबाज शरीफ आए, वो तो इन्होंने यूके गवर्नमेंट को कहा कि जनाब 50 अरब या 70 अरब आए कि नहीं? और एक तीसरा सवाल और भी आ जाता है शादी, फिर भी पूछ लेते हैं, क्या ट्रस्टी होना यह साबित करता है कि किसी तौर, आज नहीं, बुशरा बीबी या खान साहब क्या वहां से तनख्वाह ले सकते हैं? क्या वहां से कोई प्रॉफिट कमा सकते हैं? क्या कभी ये जायदाद 480 कनाल, इतनी महंगी जायदाद जिंदगी में ये या इनके औलाद कोई बेच सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ट्रस्टी होने का मकसद सिर्फ उसके डे टू डे अफेयर्स चलाना होता है। इन क्वेश्चन ऑन साहब, इन क्वेश्चन मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी इज इन क्वेश्चन। ट्रस्टी होना इज सेकेंडरी, क्योंकि 460 अरब का जुर्माना था सुप्रीम कोर्ट में, एक प्राइवेट एंटिटी के अकाउंट में सेटलमेंट के लिए ये पैसे चले गए जो
पाकिस्तानी शहरियों के पैसे थे। अफनान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये जो मुज़ाकराती अमल के हवाले से अब खबर आ रही है कि 15 जनवरी को दूसरा राउंड होने जा रहा है, तीसरा गालिबन। अब 17 जनवरी की तारीख है। तासुर तो यही है कि इसको बारगेनिंग चिप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको कोर्ट भी कर रही है PTI कि दरअसल अब हुकूमती वज़रा को तो पहले से मालूम है कि हमें 10 साल 15 साल की सज़ा हो जाएगी, और इसीलिए इस केस को भी वो यूज़ कर रहे हैं। तवालत होती जा रही है इसमें, ताकि आप उनको टेबल पे बैठा के अपनी मर्ज़ी की बात मनवा लें। दैट्स द नैरेटिव। देखिए, मैं नहीं समझता कि मतलब नैरेटिव तो आप बना सकते हैं इसके अराउंड, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इस मामला इस तरह है। उसकी वजह ये है कि इस केस का फैसला सूनर और लेटर आ जाएगा। ये केस रुक नहीं पाएगा। मतलब जब फैसला महफूज हो जाता है तो उसका फैसला आना ही होता है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ज़्यादा लेवरेज हमें मिल सकती है, और ये ऐसी चीज़ है जिसको हुकूमत जो है वो रोक भी नहीं सकती। ये तो कोर्ट में चला गया मामला, उधर ही डिसाइड होगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना। तो ये ज़रूर है कि हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ने चाहिए, और उसके अंदर कोई मीनिंगफुल मामला होना चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, और जो हम आपस के मामलात हैं वो एक अफनान साहब ये आलमी प्रेशर का भी जवाब दे दें, जो ऑन साहब भी बात कर रहे हैं कि ये बैरूनी प्रेशर है, इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है आपको। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने माजी में बैरूनी प्रेशर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे एटमी धमाकों के टाइम पे आया था, और उन्होंने एटमी धमाके भी किए, और $5 बिलियन की ऑफर थी वो भी नहीं लिए। तो इससे पहले जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों पे प्रेशर आता रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। जुल्फ़िकार ज़िया-उल-हक साहब ने कहा कि उसको कार्टर को कि दीज आर पीनट्स, ये जो तुम मुझे लेके आए हो अफगान जहाद के लिए फंडिंग, ये दीज आर पीनट्स। तो ये माजी में हमारी मिसालें मौजूद हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं प्रेशर आएगा भी तो उसको जो है वो हमें अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये भी हुआ है, ये भी मैं मानता हूँ कि वो मुशर्रफ साहब को कॉल आ गई, रिचर्ड आर्मिटेज जो अंडर सेक्रेटरी था, और उसके बाद उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने फिर क्या किया वो सारे पाकिस्तान को पता है। तो लेकिन आप अफनान साहब ये एक्सेप्ट करते हैं कि देयर इज प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड ऑन द गवर्नमेंट फिलहाल? नहीं, मैं देखें, नॉट बाय द अमेरिकन गवर्नमेंट। ये तो आप कह सकते हैं कि ज़ाहिर रिचर्ड ग्रैनल का ये बात कहना और इनके जो बाकी ओहदेदार हैं उनका ये बात कहना जो है वो हुकूमत तो प्रेशर एग्जर्ट करना ही है ना, और उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं। लेकिन जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कोई नहीं है, और जब ये आ जाएंगे पावर में उसके बाद ही कोई फिर मामले को देखा जा सकता है कि हो सकता है ये ग्रॉस एग्जैजरेशन भी हो PTI के बिहाफ पे। ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरह मामला ना चले, और अगर हुआ भी तो हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे, हम किसी बैरूनी प्रेशर में नहीं। वैसे तो जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए आलमी कुव्वतें दबाव डाल रही हैं, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑन साहब, तीसरे राउंड की अब गुफ्तगू होनी है 15 जनवरी को। पहले तो इसमें भरपूर शमूलियत होगी तहरीक इंसाफ की, या फिर अब ये फैसला मौखर होता देखकर आप भी एक कदम पीछे ले लेंगे? और दूसरी चीज़ ये कि उस पर टॉकिंग पॉइंट क्या डिसाइड होगा, वही के 9 मई और 26 नवंबर, पहले इसको रिजॉल्व करें। शाह जी, पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फैसला ना सुनाने के मुहर्रिकात में एक मुहर्रिक और भी है। मतलब जज साहब तीसरी दफा जो फैसला नहीं सुनाने पा रहे, तो यकीनन जिन्होंने फैसला लिख के देना है शायद वो लिख नहीं पा रहे, या वो कॉपी नहीं मिल रही जज साहब को सुनाने के लिए। तो वो कन्फ्यूज अपनी जगह पे। अगर इतना ओपन एंड शट केस है तो जो एक्यूज्ड है, जो खान साहब है, वो अडियाला में बैठा है, आप सुनाएं। कल खान साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी थी, उन्होंने कहा सुनाते क्यों नहीं, सुनाओ, लेट्स डू इट। खौफ एक और भी है कि अगर ये जो केस चला है अडियाला में डे टू डे बेसिस पे, जिसमें ना विटनेस है, आईओ ने लिख के दिया इमरान खान साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इशू नहीं बनता, ठीक। तो उनको ये पता है कि अगर ये फैसला सुना दिया तो अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके चैलेंज होगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अडियाला की जेल नहीं है जिसमें एक सेशन जज बिठा दिया जाए और उसको जो डिक्टेशन भी वहां लिख के दे देगा। वहां एक हाई कोर्ट है, जजेस बैठते हैं, उनके अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं, लेकिन वहां मीडिया भी होगा, वहां वकला भी होंगे, वहां इंसाफ की बात भी होगी, वो चीजें खुल के सामने। तो अल्टीमेटली लगता है कि अगर
फैसला सुना दिया तो वो फैसला वहां से नलिफाई हो जाएगा, और नलिफाई हो गया तो फिर आपके पास वो एथिकल प्रेशर रहेगा जी खान साहब को फिर क्यों जेल में रखा। सो ये एक और रीजन है खान फैसला ना सुना। चले मुज़ाकरात की बात की तो बड़ा क्लैरिटी से हम तीसरा राउंड करेंगे। अपने दो जो हमने प्री सेट कंडीशंस दी थी वो सामने रखेंगे। जुडिशियल कमीशन फॉर 8th ऑफ फरवरी एंड जुडिशियल कमीशन फॉर 8 फरवरी, 9 मई और 26 नवंबर के दो जुडिशियल कमीशन, उनकी डिटेल सामने रखी जाएगी। आप बात करें अगर कमीशन बनाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात है, ये तो हमें कहते हैं ना कि आप 9 मई के जनाब आर्बिट्रेटर्स और पता नहीं क्या फैसिलिटेटर्स और 26 नवंबर खिलाना, एक दफा दुनिया को देखने तो दें किसने क्या किया, किसने कहां गोली चलाई और कितने लोग शहीद हुए। और 9 मई को जो कुछ हुआ जब खान साहब वहां जेल में थे तो उसके बाद सारी दुनिया को पता लग गया आखिर किसने आके खान साहब को गिरफ्तार किया था, आखिर सही चीज स्टार्ट कहां से हुई। तो सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। यकीनन कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं नजर आता। और दूसरी कंडीशन है कि आपने जो पॉलिटिकल प्रिजनर रखे हुए जैसे खान साहब है, अब पॉलिटिकल प्रिजनर है ना, आप फैसला अल कादर के नहीं सुनाने जा रहे क्योंकि आप 9 मई में नहीं रख सकते, आप मिलिट्री ट्रायल भी नहीं चला सकते क्योंकि दुनिया का प्रेशर है। सो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं अब स्पेस निकालनी पड़ेगी। अब ना चाहते भी, मैं आज सेंस कर रहा हूं बड़े अरसे बाद है कि टेबल्स हैव स्टार्टेड टू टर्न। अब हवाएं जो है उनका रुख तब्दील हो रहा है। और मेरे ख्याल में हमारे जो साइड पर बैठे हैं रिटन डिमांड्स का जो स्टेलमेट डेडलॉक था उस पर यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि अब पीटीआई ये फैसला कर लेगी कि रिटन डिमांड्स दे दी जाएंगी, तो उसमें भी यही दो चीजें होंगी या कुछ और भी? जी अप्रूव हो चुका है खान साहब ने, नहीं सिर्फ ये दो चीजें लिख के देंगे और ये प्री कंडीशंस है। जब ये दो चीजें मांग जाएंगे तो उसके बाद अल्टीमेटली जो हमने रेमिटेंस का कहा हुआ है या हम कम से कम ये बता सकते हैं कि हमारे मुज़ाकरात मस्बत तरफ बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अल्टीमेटली इनकी तरफ से भी कोई कंडीशंस आएंगी, हमारी तरफ से। इट इज अ ह्यूज थिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस। ये तो सिर्फ आगाज है, फिर तो 8 फरवरी भी है, फिर तो इलेक्शन कमीशन भी है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बैठा हुआ है जिसको नाफिज कर दिया, जो सबसे बड़ा डाकू है इस वक्त, जिसको बिठा दिया, अभी उसकी तकरीरी खत्म होनी, अब उस पर दोबारा बात होगी, उसने जो अपना रोल प्ले, देयर सो मेनी थिंग्स दैट नीड्स टू बी डिस्कस। एंड शायद ये इशू मेरा या खान साहब का, ये तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम का है। इस वक्त जंग जो चल रही है वो पाकिस्तान की उन इश्यूज पे जो असल मैटर करते हैं। हमें तो आज तक 70 साल में किसी ने बताया नहीं कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन बनाता था। हम तो समझते थे 5-10 हजार की शायद यहाँ पे रिगिंग होती है और एक एमएनए एमपी ऊपर, ये तो पता ही नहीं था कि पूरी की पूरी हुकूमत को बिठा के नाफिज कर दिया जाता है। 10-10 हजार वोट वाले को आप 1 लाख कर देते। ये थ्योरी तो आज आके समझ लगी है। सो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी एंड आई एम श्योर कि कौम इस वक्त सवाल पूछेगी। जितना बड़ा गैप इस वक्त गवर्नमेंट और रियासत और अवाम में आ चुका है, इस वक्त बगैर सवाल पूछे और सवाल जवाब भी है, मेरे ख्याल में मुल्क आगे चलने को तैयार नहीं है, ना आवाम आगे चलने को तैयार है। और ये मेरे ख्याल में आई गेस के एवरीबॉडी सबको फील हो रहा है। ठीक है अफनान साहब, ये एक कदम तो आगे बढ़ा है कि एटलीस्ट रिटन डिमांड्स वाली जो आपकी जो मुतालबा था आपकी तरफ से, उस पर कोई मिडल वे निकलता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जुडिशल कमीशन की जो डिमांड है, इस पर भी लोग ये कहते हैं कि हुकूमत अनसेफ फील करती है कि अगर जुडिशरी के कोर्ट में बॉल चली गई तो फिर तो आप कंट्रोल लूज़ कर देंगे सूरत हाल का। 26 नवंबर की बात कर रहा हूँ या 9 मई की बात भी कर लें, ऐसा ही है, ये डिमांड्स एक्सेप्टेबल हैं हुकूमत के लिए? देखिए, मैं ये तो अच्छी खुशाइन बात है कि ये उसको लिख के देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इन डिमांड जो इन्होंने की हुई है इसके ऊपर जो है वो मामले को पे गौर किया जा रहा है कि इसको आगे से कैसे लेके जाया जाए। मैं इसके ऊपर इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि मुज़ाकराती टीम जो है इसके ऊपर डिटेल में इनसे बात कर सकती है, मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कि अगर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ हमें जाना है तो हमें किसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू ही कोई एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम प्रोसेस को बेहतर कर सकें और ये जो मामलात हैं इलेक्शन के इनको हम इम्प्रूव कर सकें और आगे गवर्नेंस के भी उसके थ्रू बेहतर हो सकते हैं। जहाँ तक बात रह गई ये जो कह रहे हैं कि इलेक्शन रिगिंग की, वो इनको 2024 से पता चला, ये 2018 में पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आई इनको क्यों नहीं पता चला, क्योंकि एक्चुअल तो गेम 2018 में डाली गई थी जब जो है वो आरटीएस बैठा के लोगों को जितवाया गया था। ऐसे लोग जो सोते रहे कैंपेन नहीं की उनको भी जितवा दिया गया था, जिनको पता ही नहीं था कि वो जीत भी सकते हैं, कोई चांस भी है। तो और ये निज़ाम लाए भी इमरान खान साहब ही हैं, ये 1 पेज का निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम, ये सारी उसी की बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये जो अभी ये सारा मामला चल रहा है। तो इसके ऊपर अब पीटीआई की तरफ से ये बातें करना जो है वो मेरे लिए हैरानकुन जरूर है कि अब जो है ये मतलब यही चीज़ें बहुत अच्छी थी जब ये हुकूमत में थे, 1 पेज भी अच्छा था, हाइब्रिड भी अच्छा था, मगर अब जो है वो सारी चीज़ें बहुत बुरी हो गई हैं। और इसीलिए हमें थोड़ा सा होता है कि कल को ये दोबारा फिर से कहेंगे कि ये चीज़ें अच्छी थी, तो कहीं पे अगर ये कोई एक कंसिस्टेंट अपनी लाइन ले लें तो बहुत अच्छा हो।
इसके अलावा अफनान साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात भी थे कि नीयत ठीक नहीं लगती तहरीक इंसाफ की बात करने की, तो ये एक तासुर ये भी है ना कि पार्टी में भी दो फैक्शन है। एक फैक्शन ये बिलीव करता है कि इस अमल को आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तो आप इस पार्टी को बैन करने की बात कर रहे थे आउट ऑफ नोवेयर। अब टेबल पर अगर बैठ रहे हैं तो सबको कन्विंस भी किया है, या सिर्फ मुज़ाकराती कमेटी अपना काम कर रही है, कंसेंसस बाद में देखा जाएगा? देखिए, बात यह है कि बहुत ज़्यादा डीप डिस्ट्रस्ट है पीटीआई की, जो लास्ट 10-12 साल में जो बिहेवियर रहा है, चाहे वो 2014 के धरने हो, चाहे वो जुडिशरी के अंदर सहूलतकारी हो, जो जुडिशरी की मैनिपुलेशन हो, इलेक्शन कमीशन की मैनिपुलेशन हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉन्स्पिरेसी करना हो, इन तमाम चीज़ों को लेके जो है वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्ट्रस्ट का लेवल बहुत हाई है। मगर ज़ाहिर है अगर हमने मुल्क को आगे लेके चलना है तो बेहतर यही है कि पॉलिटिकल पावर्स जो है उनके दरमियान वो कंसेंसस इवॉल्व हो जाए और वो उसको ऑनर करें, वरना फिर यही जो सिलसिला है जिस तरह अभी चल रहा है इसी तरह ही चलता रहेगा। ठीक है। और मामला जो है वो ऐसे ही रहेंगे। सही। अच्छा होता अगर इमरान खान साहब जो है वो अपने वक्त में एजेंसियों के थ्रू हुकूमतें ना करते, हुकूमतें खुद, उन्होंने कहा वोट पूरे करने के लिए मैं उन्हें कॉलें करता था, तो ये अगर काम उस वक्त ना किए होते तो शायद आज हालात इतने ख़राब ना होते। ठीक है ओन साहब, लास्ट मिनट ये एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब को जो शो कॉज नोटिस जारी किया है, इस पर अब पार्टी क्या डिसाइड करेगी? अच्छा, जहाँ तक जो बैरिस्टर साहब अफनानुल्लाह साहब फरमा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली इनके पार्टी का इशू है कि क्या मिसट्रस्ट है, ये हमारी तरफ से ऐसा इशू कुछ नहीं आ रहा। पॉइंट रिमेन्स कि अगर ये रियासत समझती है और ये गवर्नमेंट है, पहला कदम इनको बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इनकी तरफ से आने चाहिए। अगर ये समझते हैं कि इस वक्त हमें दीवार से लगा के, खान साहब को दीवार से लगा के मुल्क और कौम को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो फाबिया, बट एट हार्ट दे नो इट शाहजी कि इस वक्त मुल्क ना कौम इनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान में जो इकॉनमी का इतना बड़ा ढिंडोरा जो पीटा हुआ है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, कोई इन्फ्लेशन में कमी नहीं, कोई महंगाई में कमी नहीं है। सिर्फ ये ड्रामा करना कि जी पहले कंपैरिजन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जहां तक मरवत साहब का आपने कहा, वो एक इशू था उनका सलमान राजा साहब का, जिसमें उनकी स्टेटमेंट आई थी, जिसपे खान साहब ने कहा कि शो कॉज नोटिस उनको दे दिया जाए, वो उनको सर्व कर दिया, उसका वो जवाब देंगे, फिर पार्टी उसके हिसाब से फैसला करेगी। हमारा पार्टी का इंटरनल मसला ये इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा, ये कोई नेशनल इशू नहीं है, ये इंशाल्लाह हम आपस में रिजॉल्व। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब, अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला तीसरी बार मौखिर होना नॉर्मल है जुडिशली, या फिर इसमें जो बात पीटीआई कर रही है उसमें वज़न दिखाई देता है? और दूसरी चीज़ ये कि फैज़ साहब के ट्रायल जो कि मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है, उस पर कहा जा रहा था कि वो तहरीक इंसाफ के लिए एक बैड ओमेन हो सकता है, लेकिन क्या अलकादिर ट्रस्ट केस अब उससे भी बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन चुका है पीटीआई के लिए, जिसमें उनको, उनके एक्स चेयरमैन को सज़ा होने की सूरत में नई मुश्किल खड़ी हो सकती है? इस पर बात करते हैं कि केस फैक्ट्स हैं क्या। एतजाज़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं और सीनियर कानूनदान भी हैं। शुक्रिया एतजाज़ साहब आपके वक्त का। अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फ़ैसला सुनाया जाना था तीसरी बार मौखिर हो गया है, क्या समझते हैं इस पर? स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, पीटीआई ये कहती है कि हमारा इमेज ख़राब किया जा रहा है, और ताकि ये बताया जाए कि मुज़ाकराती अमल चल रहा है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। आपकी भी यही टेक है कि ये मिस्टीरियस है तीसरी बार फैसला मौखिर होना, या हो जाता है, नॉर्मल है, कंस्पिरेसी ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे कोई हो? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि क्या मिस्टीरियस है कि नहीं है, क्या है, पर ये हमारे यहाँ तारीखें तो पढ़ती रहती है अदालतों में, 26 मरतबा फैसले नहीं सुनाती, बुला लेती हैं अदालतें। ये तो कोई इतना नहीं, ज़रा ये है कि ये इतना हाई प्रोफाइल केस है कि इसमें वो नॉर्मल रिलैक्स्ड जज साहब नहीं हो सकता, सबॉर्डिनेट जज, कि चलो जी मैं इसको आज भी एडजर्न कर लेता हूँ, या आज मैं छुट्टी पे हूँ, एक दिन वो छुट्टी पे थे, एक दिन आज कहते हैं कि वो वकला नहीं पहुँचे। जब मेरा तसुर था, मेरा अपना तसुर था, बैठे बैठे, मेरा इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो केस है इमरान खान के केसेस है, पर ये कल टीवी पे काफ़ी चलता रहा है कि आज जो मंडे को 11 बजे फैसला सुनाएंगे, 11 बजे फैसला सुनाएंगे। वो जज साहब तो सुना है 8, साढ़े 8 बजे पहुंच गए, और उन्होंने आवाज़ दिलवा दी। केस को आवाज़ जब दिलवाई हो जाए तो मुल्ज़िम ने हाजिर होना होता है,
पर यहाँ तो मुल्जिम खुद सरकार का कैदी था, ये तो सरकार की कोताही है ना जी। ये मुल्जिम तो खुद सरकार का कैदी था, या मुल्जिम को भी इतला दी होगी जेल वालों ने भी तो यही दी होगी कि जी आप 11 बजे तैयार रहे, हो जाए 11 बजे तक आपको हम ले जाएंगे, वो चाहे 20 गज के फासले पे अदालत हो। मुझे इसका नहीं पता किधर कौन से बैरक में और कौन से खाने में जेल के इसको इमरान को रखा हुआ है और कहाँ वो कोर्ट रूम है, क्योंकि जेल के अंदर भी बहुत फसीलें होती है। अगर बाहर की फसील 30 फुट की है तो जेल के अंदर की तरफ फसीलें जो है वो कोई 27 और 30 फुट की होंगी, अगर वो 32 की है तो ये सारी फसीलों में बटाई होती है। ये नहीं जेल में खुले 4,000 कैदी इकट्ठे रखे हुए हों, वो तो कुछ जोरावरी कर जाए अगर करे। साहब, तो जेल की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस जी इसके अलावा इन रेट्रोस्पेक्ट अगर इस केस की हम बात करें तो जिस तरह से अक्यूज़ ये किया गया कि 5 अरब का फ़ायदा पहुंचा है, ये भी हुआ कि 460 अरब का जुर्माना था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये अमाउंट सेटल करवा दी गई बाहर से मंगवा के, जो कि शहजाद अकबर ने उस वक्त कहा था मीडिया पर आकर कि ये दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत के अकाउंट में आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। और बाद में वो ज़मीन मिल गई लीगल कवर के तौर पे, जिसमें फ़रा खान साहिबा का नाम भी आता रहा, बुशरा साहिबा का नाम भी आता रहा। आपको लगता है कि गलती कर दी उस वक्त के वज़ीर आज़म ने? उसकी वजह यह है कि फैसल वाडा साहब भी ये बात कर रहे हैं कि हम उस वक्त भी मना कर रहे थे ये ना कीजिए। तो इन रेट्रोस्पेक्ट कुड यू से दैट दिस इज़ द केस ऑफ सॉलिड एविडेंस फॉर करप्शन जो कि सब्सटेंशिएट हो सकता है आगे जाके? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बेनिफिट ऑफ डाउट देनी होती है मुस्लिम को। ये नहीं होता कि हर चीज़ ही कस बांध के और वो अपना डिफेंस दे, कसा हुआ बंधा हुआ खोला ही ना जा सके। ये इस तरह की कोई बर्डन नहीं है अक्यूज पे। अक्यूज ने 3-4 सवाल करने हैं मुल्ज़िम ने। मुल्ज़िम की पहले तो आप बताएं मुल्ज़िम की डायरेक्ट इस पैसे से क्या फायदा है पहुंचा। आप कहते हैं कि जी वो जमीन ले ली अलकादर ट्रस्ट ने, वो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट और ट्रस्टीज इस तरह तो पता नहीं कितनी जमीनें ली है शौकत खानम के लिए, अनमोल के लिए, इन्होंने यूनिवर्सिटीज के लिए, ये जो खान की है कॉरपोरेशन या ट्रस्ट, और वो अब हर एक का वो ट्रस्टी तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अपने नाम पे जाती नाम के मुल्ज़िम पे कितने गए हैं। फिर यही नहीं, आप एक चीज़ मैं आपको बताऊं शाहजी, ये देखने की वाली बात है और इस पे अगर नहीं सोचेंगे, 2 बातें जिनको इस वक्त इतना ज़्यादा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पब्लिक डिबेट में लाया जा रहा। एक तो ये है, ये मैं सवाल पूछता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि कोई रियासत पाकिस्तान दुनिया में ऐसी है, कोई रियासत जो समझेगी कि ये इलीगल तरफ जा रहा है, किसी ऐसे शख्स को जा रहा है या इदारे को या हुकूमत को जो कि डिजर्व नहीं करती, जो कि जिसने इलीगल काम किया है, और हम 200 मिलियन पाउंड अपनी रियासत से बाहर ले जाने दें, ये तो बरतानिया कभी टॉलरेट ही नहीं करेगा एज ए पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑल्सो। आप देखें कि वहाँ 3-4 हज़ार इंडियन डिफॉल्टर्स और जो मफरूर है वो बैठे हुए हैं लंदन और यूरोपियन कैपिटल्स में, बैंकों से फ्रॉड से भागे हुए हैं, बैंकों के और उनके निकाल रहे हैं वो इंडियन रेड वारंट्स और ये सब कुछ, पर वो बरतानिया नहीं वापस करता, बरतानिया अल्ताफ हुसैन को नहीं वापस करता जिसके पास इतने ज़्यादा, जिसके बारे में इतने ज़्यादा केसेस और मर्डर केसेस के चार्जेस भी हैं। पर क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि 200 मिलियन डॉलर कोई अपनी रियासत से बाहर नहीं भेजता। बस यही उनके रिजर्व्स की का मसला उनको भी होता है, लेकिन पाउंड की वैल्यूएशन का, और सिर्फ एक नहीं अकाउंट फ्रीज हुए, वो तो सेटलमेंट हो गई, सेटलमेंट हुई। सिर्फ इस सूरत में क्राइम एजेंसी कर सकती है कि अगर
वो जो जिसके नाम पे अकाउंट है वो अपनी पूरी मनी ट्रेल दे देता है, पेपर ट्रेल वो दे देता है। अब मलिक रियाज के पास ऐसे असासे हैं और उसके पास इतनी बिजनेस है कि ये मानना पड़ेगा, इनफैक्ट द रिचेस्ट मैन इन पाकिस्तान। पर 2, 3, 4 में ही मुकाबला होगा अब तो। पर वो इस वजह से आई थिंक के वो उसको, मैं भी उसका भी कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक कि उसको ये पैसा बाहर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के बाहर ले जाना की इजाज़त देते वो, या उसको बाकायदा इसका पर्चा देते कि आप बाहर ले जाए। साहब और भी चीजें हुई ना, ये भी नहीं मालूम, प्योर वाइट ना होता पैसा। ठीक है, ये भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान से ये पैसा कैसे गया। अच्छा, वापस आकर उनको जो जुर्माना था उसमें सेटल क्यों हो गया? फिर एक ऑडियो भी लीक हो गई जिसमें 5 कैरात का हीरा मांगे जाने की बात होती रही, उसको डिनाई कर दिया उन्होंने। और साथ साथ जब शहजाद अकबर साहब से ये सवाल हुआ कि इसकी डिटेल क्यों नहीं बता रहे मीडिया पे कि ये कैसे सेटलमेंट हुई है, तो उन्होंने कहा जी हमारा एक कॉन्फिडेंशियल बॉन्ड है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, इसी वजह से हम डिटेल बता नहीं सकते। अब ये मैंने तो देखा नहीं, ये सुना ये था, बिल्कुल मैंने सुना था कॉन्फिडेंशियल बॉन्ड का। कॉन्फिडेंशियल बॉन्ड अगेंस्ट मॉरल पॉलिसीज एंड फॉर इलीगल कॉन्डक्ट नहीं हो सकता, इट डजंट होल्ड। तो वो कोई इतनी उसकी परवाह नहीं होनी चाहिए थी शहजाद अकबर साहब को, बिल्कुल, क्योंकि वो तो आप अदालत को कहते हैं ये अनकॉन्शनेबल है, या ये इस पे ये ड्रग मनी है, या ये टेरर फाइनेंस की मनी है, पैसे हैं। वो अगर उन्होंने लगाया होता कोई ऐसा चार्ज तो उस पर ज्यादा थरो इंक्वायरी होती। ठीक है, इस वक्त तो ऐसा चार्ज कोई नहीं लगा, वो लगाया जो उस पे उसने रियाज मलिक ने दे दिया है, सेटिस्फाई कर दिया। एंड ही हैज आई थिंक एसेट्स इन लंदन आल्सो टू सेटिस्फाई, कोई उन्होंने शायद मॉर्गेज कर दिया हो, ये मुझे नहीं पता है। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई नो इज कि 200 मिलियन पाउंड गोरा जो है ना, अंग्रेज खास, अच्छा, ये नहीं जाने देता मुल्क अपने से बाहर जब तक वो मनी इम्पेलिंग रीजन ना हो, कंपेलिंग रीजन। और वो कंपेलिंग रीजन होते हैं कि वो जब तक वो बिल्कुल वाइट, स्नो वाइट नहीं साबित हुई। हाइपोथेटिकल सिनेरियो में वो पैसे रख के जी, हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ऐसे मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, वहाँ रशियन ओलिगार्क सारे बैठे हुए, रशियन ओलिगार्क सारे बैठे यूरोप में, और खासकर लंदन में। लंदन तो मतलब है कि मफरूरों का बन गया है कैपिटल हमारा। मतलब है साबिक वजीर आजम कन्विक्टेड, वो भी 4 साल रह आया डिस्पाइट कन्विक्शन। तो लंदन तो पनाह देता है, ठीक है, और पैसे की वो बस ये कहता है कि आपका पास पैसा हमारे पास पड़ा रहे, लेके बाहर ना जाओ, और लेके बाहर जाने वाले की अनागिरी करता है। ठीक है एतजाज साहब, गोइंग फॉरवर्ड इस तरह के इस नेचर के केसेस में हाइपोथेटिकली स्पीकिंग सज़ा हो कितनी सकती है, किस नौयत की सकती है अकॉर्डिंग टू यू? नहीं, दीज आर ऑर्डिनरी पैरामीटर। ये इस पे कई किस्म के ऑफेंसेस हैं, जो कि मुआवनत करना और खुद करना। जो प्रिंसिपल अक्यूज है उसको 10 साल तो हो ही सकती है, और 200 मिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट। 10 साल 14 साल जो प्रिंसिपल अक्यूज, पर प्रिंसिपल अक्यूज फिंगरप्रिंट्स ऑन द बैंक नोट्स भी तो होने चाहिए ना। देयर इज नो फिंगरप्रिंट ऑन द बैंक नोट। जो तोशा खाना वाले केसेस, ये कादर ट्रस्ट वाला केस है, इसमें एक प्रैक्टिस आप देखते हैं ना। आप मुल्ज़िम जब खड़ा होकर कहता है कि जी मैंने इतने ज्यादा फंड मेरे ट्रस्ट के जरिए गुजरे हैं, और वो ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ एक आध गवाह पेश कर देता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, और मैं इतने लाखों करोड़ों, एंड दिस इमरान डजंट इवन हैव टू prove it. The court must take notice of this. The court must take notice of this fact. It is public knowledge कि इसने इतने अस्पताल खड़े किए, और उन अस्पतालों में
और लोगों का मुफ्त भी इलाज हो रहा है गरीबों का, तो ये इफ देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू साइफन ऑफ फंड, तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी है इसके पास। ठीक है एजाज साहब, शॉर्टली विच इज़ अ बिगर थ्रेट टू पीटीआई राइट नाउ, फैज साहब का मिलिट्री ट्रायल या अलकादिर ट्रस्ट केस? आई थिंक फैज साहब का मिलिट्री ट्रायल। अलकादिर ट्रस्ट केस में तो जैसे मैंने अर्ज किया कि इफ द ब्रिट्स officially allow the money to go out, that means that is to their satisfaction clean and neat, और वो अगर मलिक रियाज को ये देते हैं तो वो मलिक रियाज की क्लीन एंड नीट प्रॉपर्टी है। 9 मई और 26 नवंबर पर हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर मान जाएगी? मेरा तो ख्याल है मान जाना चाहिए उनको। ऐसी जुडिशरी इस तरह की स्ट्रक्चर हुई भी कभी मिलनी नहीं। अच्छा, नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कहा है कि अब वो दौर गुजर गया कि जजेस एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, वो दौर अब गुजर गया है। हाँ ठीक है, आई होप सो वो दौर गुजर जाए, बट एक दूसरे के खिलाफ अगर तो असूल की बुनियाद पे खड़े होते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और अगर कोई और वजह है, अब आज तो गवर्नमेंट से को जो सवाल का जवाब देना है, जो जस्टिस मुसर्रत अलाली ने सवाल किया है, वो तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट्स में फौजियों के भी ट्रायल नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।